नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक ड्रिल रेटेड एट 400 वॉट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट पावर लाइन, हाउ मच करंट डज इट ड्रॉ। तो देखिए पहले तो यहाँ में दो चीज़ें दी गई हैं, P की वैल्यू हमें दी गई है, जिसके आगे देखिए यहाँ पे वॉट लिखा है, इसका मतलब ये P की वैल्यू है, कितना है यहाँ पे 400 वॉट। उसके बाद देखिए वोल्ट में कितना दे रखा है 240 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो ये दो चीज़ें तो हमें देखने के लिए मिली गई। हमें आई पूछा गया है, सिंपली फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू आई इंटू वी होता है। आई की वैल्यू आपको मालूम करनी है, वी की वैल्यू आपको मालूम है, P की दी गई है। तो अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। क्या लिख सकते हैं, P अपॉन वी। P की वैल्यू कितनी है बेटा 400 अपॉन V की वैल्यू कितनी है 240, ठीक है, ये 240 लिखा हुआ है। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, जब इससे इसको कट करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा ये, 24 को 40 से डिवाइड कीजिए 1.67 समथिंग आएगा इसका, ठीक है। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.67 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रिल मशीन है वो कितना इलेक्ट्रिक कंजप्शन कर रही है 1.67 एम्पियर की कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के नेक्स्ट क्वेश्चनों में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, देयर इज करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इन अ वायर, ठीक है। तो करंट है यानी आई की वैल्यू हमारे पास 5 मिली एम्पियर ये गिवन है। तो जो गिवन पार्ट होता है उसको हम लोग देख के लिख लेते हैं। उसके बाद हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज 10 सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू में दे रखी है 10 सेकेंड, ठीक है। इफ द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास द वायर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुका है। अब हमें देखना है कि n नंबर ऑफ n निकालना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने वाली। ये 10 मिली एम्पियर दे रखा है, मिली का मतलब होता है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। जहाँ मिली होगा वहाँ 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो अब देखिए Q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10। अब ये 10 है, 10 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा बेटा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली बेटा Q की। चलिए अब एक सेकंड फार्मूला और होता है Q इज इक्वल टू एन ई का, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले और अप्लाई किया था। n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि E की वैल्यू जो होता है ये एलिमेंट्री चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। भाई यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, इसको काट लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप लोग तो यहाँ पे आपके पास 25 अपॉन 8 होगा। देखिए 25/8 इंटू, अब ये देखिए 10 की पावर -19 इसको आगे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 25/8 इंटू 10 की पावर 17 -2 प्लस का 19, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना आ जाएगा। अब 8 का डिवाइड आप 25 में कर दीजिए, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से लगभग आएगा 3.1 2 इंटू 10 की पावर 17। आगे अप्रॉक्स में जाता जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंसर जो आ सकता है आपका, या तो ये आएगा या तो ये लिख सकते हैं 3.13 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हमें पता चल गया कि 10 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कितने होंगे 3.13 इंटू 10 की पावर 17, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। वायर कैरीज a current of 1 ampere, how many electrons pass a point in the wire in each second, ठीक है। तो यानी
टाइम हमें दे रखा है, जब सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे तो पहले जो जो चीज़ें हमें दे रखी है, यानी टाइम इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू हमें दे रखी है 1 एम्पियर। अब उसने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास अ पॉइंट इन द वायर इन ईच सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना है कितना है, ठीक है। तो आई और टी से तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, चार्ज, टोटल चार्ज इसमें कितना है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू। तो देखिए क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू भी 1 है और टी की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 1 कूलम, यानी चार्ज हमारे पास कितना है 1 कूलम का है। अब देखिए एक फॉर्मूला क्यू का और होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन ई, ठीक है। अब ये q अपॉन ई है। अच्छा सभी लोग सब लोग जानते हैं बेटा कि जो e होता है ये एलिमेंट्री चार्ज होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एलिमेंट्री चार्ज है, यानी किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, उस पर इतना चार्ज होगा ही, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई है, तो n इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि 1 है। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कितना होगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर आप चाहें तो इस 10 की पावर माइनस 19 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। या हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको कट कर दीजिए 5 में और 8 में, 2 से डिवाइड कर दिया इसको हम लोगों ने, तो आ गया 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 8। अब देखिए 8 है, ये 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ 19 है, यानी हम ये बोल सकते हैं 10 की पावर कितनी है 19 है, इसमें से एक 0 यानी एक 10 निकाल लें, तो यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं 50 कर सकते हैं, 50 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं अपॉन में 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बेटा। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं किसी वायर से वो कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। या इसको अप्रॉक्सली आप देना चाहें तो आप इसको अप्रॉक्सली में ये भी लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये अप्रॉक्स आंसर होगा और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है a current of 6 एम्पियर, देखिए करंट ऑफ 6 एम्पियर is down from a 120 volts line. What power is being developed? How much energy in joule? ठीक है, पहले तो उसने हमसे पूछ लिया है कि अगर करंट 6 एम्पियर का है, यानी I की वैल्यू हमें दे रखी है 6 एम्पियर, ठीक है, और V की वैल्यू हमें दे रखी है 120 वोल्ट, ठीक है। तब उसने हमसे क्या पूछा है, पावर की बात की है कि पावर होगा कितना। उसके बाद उसने कहा हाउ मच एनर्जी इन जूल, तो एनर्जी तो जूल में है ही है, तो एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। फिर उसने पूछा इन KWH यानी किलोवाट आवर, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। इज एक्सपेंडेड इफ द करंट इज ड्रॉन स्टैंड बाई फॉर 1 वीक, यानी 1 वीक के लिए पूछा है उसने। कितने टाइम के लिए पूछ रहा है, 1 वीक के लिए पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से पावर निकाल लीजिए। पावर का सिंपली फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, कल लगा भी चुके हम लोग ना। तो देखिए 120 इंटू 6, आंसर सबको पता है कितना आएगा 720 वाट। एक तो ये हो गया। उसके बाद जब उसने हमसे कहा है, क्या कहा है, जब टाइमिंग की बात हो रही है, ठीक है, टाइमिंग की बात होती है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब टाइमिंग की बात करिए तो VIT का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप लोग, ठीक। पर अब टाइम कितना होगा, तो चलिए पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 1 वीक है। 1 वीक को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा, कोई बताया भाई। 1 वीक अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 आवर्स कितने होते हैं 24, और एक दिन में सेकंड कितने होते हैं
मिनट कितने होते हैं? 60 हर घंटे में, ठीक है। और हर मिनट में कितने हो गए? 60। इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 1 वीक का टाइमिंग निकल आएगी सेकंड में, इन सेकंड रेशियो आ जाएगा। ये जो आएगा ये सेकंड का रेशियो होगा। उसके बाद जब आप लोगों को निकालना है तो देखिए जूल में निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। P = V × IT लगा दीजिए, VIT, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। यानी V की वैल्यू कितनी है? 120। I की वैल्यू जो हम लोगों ने निकालेंगे इससे, जो हम नहीं निकाल रहे हैं आप निकालेंगे 60 × 60। और T की वैल्यू जो है रख ही चुके हम लोग, और यहाँ 6 एम्पियर, ठीक है। इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर किस में निकल के आएगा? जूल में। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर यही आपसे कहा गया था किलोवाट आवर में, तो 1 किलोवाट आवर = कितना होता है? 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप जो भी आंसर निकालेंगे उसी में इसका डिवाइडेशन दे दीजिएगा। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि 120 × 7 × 24 × 60 × 60 × 6/3.6 × 10⁶। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर निकल आएगा। एक आंसर आपका यहाँ से आएगा, एक आंसर आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी। ध्यान से देखो बेटा, इलास्टिसिटी तुम लोग देखो, तुम लोग मोबाइल में इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जो है ये फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया कि इलास्टिक होता क्या है, इलास्टिसिटी है क्या। तो इसको थोड़ा सा जब हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे तो देखिए, जैसा कि हमें नाम से समझ में आता है इलास्टिक, ठीक है। यानी कोई ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक की हो, ठीक है। कोई ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो? इलास्टिक की हो। इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेच होने की, ठीक है। खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, कुछ नहीं, ठीक है। खींचो छोड़ो यानी स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है रबर होती है हमारे पास, ठीक है। या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने देखा होगा रबर को हम लोग अगर पकड़ के खींच दें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, पर जैसे ही वापस छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जैसे जितने शेप में होती है उतने में आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर एल इसकी लंबाई थी तो स्ट्रेच किया हम लोगों ने तो कितना हो गया? डेल्टा एल। पर जैसे इसको हम लोगों को छोड़ेंगे तो वैसे कितने पे आ जाएगी? ये एल पे आ जाएगी। तो ये इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं, या ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं कि जिनमें इलास्टिसिटी का जो ये बिहेवियर है ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे रबर हम लोगों ने एक पॉइंट पे बोल दिया, दूसरा देखिए आप, जैसे सपोज करिए एक बॉल है, एयर बॉल है, एयर बॉल देख लीजिए, ठीक है। एयर बॉल में जब हम लोग ऐसे देखा होगा हम लोगों ने, जब इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो फोर्स अप्लाई किया तो इसका शेप चेंज हो जाता है, पर जैसे इसको छोड़ते हैं तो अंदर से भी एक फोर्स अप्लाई होता है, पूरे वापस कैसे बन जाते हैं? पूरे शेप में फिर से आ जाती है। तो ये जो बिहेवियर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ अलग अलग टाइप में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमें बोला जाता है इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक। सेकंड प्लास्टिक, ठीक है। एंड थर्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, इलास्टिक में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का जो बिहेवियर होता है, यानी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है। ये मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर होता है, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अब मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब हुआ भाई? जैसे हम लोगों ने गेटिस की बात की, गेटिस को खींचा और छोड़ दिया तो वापस अपने जैसे आ गया, ठीक। अब हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं।
तो प्लास्टिक में क्या होता है कि इनके अंदर इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता। जैसे इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मुड़ तो जाएंगी पर पूरी तरह से अपने शेप में वापस नहीं आती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करने में इसमें चेंजमेंट तो आ जाएगा, स्ट्रेन तो कंपलसरी है, स्ट्रेन आ जाएगा। या आप लोग ऐसे बोलते हैं कि शेप चेंजमेंट होता है, शेप चेंजमेंट, बट नॉट रीच ऑन पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन में ये वापस नहीं जा पाता। शेप तो चेंज हो जाता है पर पूरी तरह से अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा पाता। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे प्लास्टिक, जैसे हम लोग प्लास्टिक की बॉल को दबाएं तो दब तो जाती है, थोड़ी बहुत तो ज्यादा ज्यादा फैल जाएगी पर पूरी तरह से वो क्या होती है, फिर तो गोल नहीं हो पाती। तो ये प्लास्टिक है। रिगिड बॉडी में क्या होता है, ध्यान से देखना, रिगिड बॉडी में देयर इज नो इलास्टिक बिहेवियर, नो इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, या ये हम कह सकते हैं जीरो इलास्टिक बिहेवियर भी बोल सकते हैं उसको, जीरो इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। जीरो इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है बेटा, समझने की बात है कि यहाँ पे कोई इलास्टिक बिहेवियर नहीं, यानी जीरो इलास्टिक बिहेवियर, यानी ऐसी चीजें जिसमें हम जरा सा भी फोर्स लगा तो दबने की वजह सीधे टूट गई। जैसे अर्थन पॉट्स देख लो, अर्थन पॉट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। कप प्लेट देख लो, कप प्लेट देख लो, ठीक है। जैसे मिट्टी का कोई भी बर्तन हो या चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, इस टाइप की जो भी चीजें होती है, या कांच की चीजें देखे होंगे, कांच के आइटम देख लो, ग्लास आइटम देख लो, ग्लास आइटम्स, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कैसी है, रिगिड बॉडी है, क्योंकि ना इसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मुड़ेगी भी नहीं और सीधे क्या होगी, टूट जाएगी, यानी इसमें इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता, यानी जीरो के बराबर इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये तो लोगों ने बात कर ली जो मैटर हमारे हैं इलास्टिसिटी में, जो मैटर हम लोग यूज करते हैं, तो मैटर को हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो सबसे कॉमन थिंग आएगी वो आएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस नाम से दिख रहा है किसी चीज को तनाव में दे देना, ठीक है, यानी स्ट्रेस में डाल देना। स्ट्रेस क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया अप्लाई फोर्स, अप्लाई फोर्स, फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रेस की जब हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, ठीक है। यानी पर यूनिट एरिया अगर इसको हम लोग वैसे करके देखें तो फोर्स अप्लाई किया यूनिट एरिया यानी 1 अपॉन ए पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी बात हम लोगों ने किया, तो एफ इंटू 1 अपॉन ए, यानी हम लोग देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने बताया जो इलास्टिसिटी, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से किसी चीज को इलास्टिक करने के लिए या उसको मोड़ने के लिए, मोल्ड करने के लिए, वो जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस वर्क करता है कि जितने एरिया पे हम दबाएंगे उतना ही एरिया पे दबेगा या उतने एरिया पे फर्क पड़ेगा, पूरे पे तो पड़ नहीं जाएगा। ये उसके लिए, ठीक है। तो यार इसका हम लोग यूनिट देखें, यूनिट इसकी क्या बन के आती है, फोर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो उसको, न्यूटन मीटर माइनस, ठीक है। लिखने के अपने अपने तरीके, तुम 4 तरीके से लिखोगे तो ये 4 तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसी जगह अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखिए जब डायमेंशन फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं तो एफ है और ए है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। अगर पूरा नहीं आ
चाहते हो तो उसको ब्रेक कर दो। देखो फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए अपॉन ए। ठीक है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो अब देखिए मास के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपिटल एल का। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। और एक्सेलरेशन का कितना होता है एल टी माइनस 2। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा देंगे। ठीक है, जल्दी आ जाएगा। और एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं L2। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो m तो अपनी जगह है ही है, l ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा l माइनस 2 हो जाएगा, और एक है प्लस का है तो कितना हो जाएगा l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, देखो ये जो l है, अगर एक l ऊपर है और L2 नीचे, एक ये ऊपर जाएगा बेटा तो l इंटू l माइनस 2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्या है l कुछ नहीं तो 1 हो गई, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है माइनस 1, एल माइनस ये चीज वही चीज वहां हम लोगों ने लिख दी है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रजिस्टर ऑफ 20 ओम 40 ओम एंड 50 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 50 वोल्ट पावर सोर्स, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, देखिए इधर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 20 ओम 40 ओम 50 ओम तीन रेजिस्टर हम लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, यानी तीन प्रतिरोध है हमारे पास और कनेक्टेड इन पैरेलल यानी एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अक्रॉस 50 वोल्ट पावर, कितना वोल्ट है पावर का 50 वोल्ट है, यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 50। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी हमें R फाइंड आउट करना है कि टोटल R कितना है इसका, ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रजिस्टर, और एक एक प्रतिरोध में कितना कितना करंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें R की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। R1 हमारे पास कितना दे रखा है 20 ओम, R2 कितना दे रखा है 40 ओम, R3 दे रखा है हमें कितना 50 ओम। ठीक है, तो ये तीन रजिस्टर हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग R निकाल लेते हैं। हमें पता है जब R पैरेलल में होता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही तो फॉर्मूला लगता है। तो देखिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 50। इनका आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई 20 40 50 का एलसीएम कितना आता है कोई बताएगा हमें 200 भाई 200 आता 50 के। देखो 50 का टेबल पढ़ोगे तो 54 जा 200, 40 का पढ़ोगे तो 45 जा 200, 20 का पढ़ोगे तो 20 10 जा 200, यानी 200 सभी के टेबल में आ रहा है। तो कितना निकल आएगा भाई इसका, और कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 200। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, अब देखिए 20 से 200 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 10 बन जा 10 प्लस 40 से करेंगे कितना आएगा 5, 5 बन जा 5, 40 है 50 से 200 को करेंगे कितना आएगा 4, 4 बन जा 4, यानी सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19 अपॉन 200, 19 अपॉन 200। तो R इज इक्वल टू 200 अपॉन 19, इसको क्लियर कर देंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 10.52 ओम आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी ये R की वैल्यू तो हो गई, पर अब क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी गई थी कि क्या पूछा गया था करंट इन ईच रजिस्टर, यानी एक एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। रजिस्टर कितने हमारे पास 1 2 3, इन तीनों रजिस्टर में अलग अलग बताओ कितना करंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू और दी थी जिसको हम लोग ये बोला था 50 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 50 वोल्ट। ठीक है, अच्छा P का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। I अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं P अपॉन V लिख सकते हैं। तो पहले के लिए निकाल लीजिए भाई, R1 रजिस्टर के लिए हम लोग अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा I निकालना है हमें। ठीक है, I पावर कितना है 50। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो V इज इक्वल टू अगर हम आई आर का लगा दें तो भी तो हो जाएगा
पावर हमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ काम करते हैं v इज इक्वल टू फार्मूला थोड़ा चेंज करते हैं। v इज इक्वल टू हम लोग लगाते हैं आई आर का, ठीक है। r हमें फाइंड आउट कर दिया हुआ है, i हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन r का, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो देखिए i निकालना r1 के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू v अपॉन r1। v की वैल्यू कितनी है, 50 है। r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है। 0 से 0 कट, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। उसके बाद देखिए सेकंड के लिए आई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, v अपॉन r2, यानी 50 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, ठीक है। 0 से 0 कट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1.5 उसके बाद i की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए v अपॉन r3, v की वैल्यू कितनी है, 50 है। r3 की वैल्यू कितनी है, 50 है। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया है कि सभी का हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया है। पहले R1 R2 R3 दिया था, तो इसका कॉमन रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना आ गया, 10.52 ओम आ गया। उसके बाद हमें वोल्ट दिया हुआ है, हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया, V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने ईच रजिस्टर में जितना करंट है वो हम लोगों ने देख लिया कितना है कि देखिए R1 है इधर, तो यहाँ R1 रखा है, R2 रखा है, R3 रखा है, और एक एक रजिस्टर यानी एक एक प्रतिरोध में कितना करंट चल रहा है ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एन इलेक्ट्रिक ड्रिल रेटेड एट 400 वॉट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट पावर लाइन, हाउ मच करंट डज इट ड्रॉ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 400 वाट है और कनेक्टेड कितने से है, 240 वोल्ट के पावर से कनेक्ट है, तो अब उसमें करंट हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपली है, पावर है, वाट है, देखिए यहाँ वाट लिखा है तो उसका मतलब ये P की वैल्यू होगी, तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बेटा, 400 वाट, ठीक है। उसके बाद ये V लिखा है यानी वोल्ट है, V की वैल्यू दी है यानी ये कितना है, 240 वोल्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, करंट, यानी I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सर P को डार्क कर दो। तो देखिए P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए I हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 400, और V की वैल्यू कितनी है, 240। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे भाई तो इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। इसको जितना इजी से इजी आप कर सकते हैं उतना इजी कर लीजिए भाई। अब 12 है, और अगर इसको इजी करेंगे तो और इजी कर लीजिए भाई। अब 6 का 10 में डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 1 4 आया, 6 6 6 6 6 आता चला जाएगा, यानी हम ये लिख सकते हैं 1.67 एम्पियर, क्योंकि करंट निकाला है इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का कल हम लोगों ने आप लोगों को एक PDF नोट्स भेजा था जिसमें कुछ न्यूमेरिकल थे, तो उसमें पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सर्टेन बैटरी इज रेटेड एट 80 एम्पियर पर आवर, ठीक है, ये पर आवर है, ठीक। हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपका कि कोई बैटरी है जो 80 एम्पियर का करंट 1 घंटे में ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो वो 1 घंटे में कितना चार्ज ट्रांसफ़र करती है, यानी आवेश कितना किसी दूसरी चीज़ को दे देती है, ठीक है। तो पहली बात है, हमें I की वैल्यू मिली है, I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, 80 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम हमें कितना दे रखा है, 1 आवर्स दे रखा है, ठीक है। अगर 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा भाई, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 इंटू 60 करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है। ये सेकंड आ गया, और हमें पता है SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए उसको सेकंड में कन्वर्ट किया गया। अब हमें चार्ज पूछा गया था, क्या पूछा गया था, चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू T,
यानी हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 80 इंटू 3600। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है भाई। देखो 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48। 8 लिखा हमने, 4 कैरी चला गया। 8 का 3 में करेंगे कितना आएगा 24। 24 और 4 कितना होता है 28 इंटू, अब यहाँ चाहें तो 0 ऐसे लिख दीजिए 0 ठीक है। अगर इसको थोड़ा और तमीज से लिखना चाहेंगे तो आप इसको पावर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कूलम। आंसर